नमो नमः। सुप्रभातम। स्वागतम सर्वेषां सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालयस्य ज्ञान वैविध्य चैनल सर्वेषां समक्षे शास्त्री द्वितीयवर्षीय पाठ्यक्रमः प्रचलति। साहित्य द्वितीयपत्रे वृक्षकटिकं नामक प्रकरणं प्रचलति। वृक्षकटिकं प्रकरणे काव्यकर्ता या नाट्य प्रकरणकर्ता या अस्ति तेषां नामानि अस्ति सूत्रका तेषां जीवनपरिचयं पठितवन्तः। तथा च प्रकरणे ये कानि पात्राणि सन्ति तेषामपि परिचयम् अभवत्। अद्य भवतां समक्षे प्रकरणस्य कथावस्तुः कथं वर्तते तं संक्षिप्तरूपेण पठिष्यामि। किमस्ति प्रकरणस्य कथावस्तुविषये यदि किञ्चिदपि ज्ञानं भवति चेत् यस्मिन् समये नाटकं प्रकरणं पठिष्यामि तद् रुचिः भवति। एतदर्थं सर्वप्रथमं संक्षिप्तरूपेण अस्य कथावस्तुं पठिष्यामि, कथावस्तुं पठामि। तर्हि नाटके प्रकरणे 10 अङ्काः सन्ति। 10 अङ्कासु नामानि अपि सन्ति। यस्मिन् अङ्कस्य नाम पठित्वा एव अहम् अग्रे पठिष्यामि। प्रथमाङ्कस्य नाम वर्तते अलङ्कारन्यास इति। यः भवतां समक्षे प्रथमाङ्कः वर्तते तस्य नाम वर्तते अलङ्कारन्यासः प्रथमाङ्कः। द्वितीयाङ्कः यः वर्तते तस्य नाम अस्ति द्युतकर संवाहक। पश्यतु प्रकरणे यस्मिन् अङ्के या कथा वर्तते तद् कथा आधारितं तस्य अङ्कस्य नामकरणम् अभवत्। एतदर्थं प्रकरणस्य द्वितीयाङ्कस्य नाम वर्तते द्युतकर संवाहक। तृतीयाङ्कं वर्तते तस्य नाम अस्ति सन्धिविच्छेदः। एतादृशे एव चतुर्थाङ्कः यः वर्तते तस्य नाम अस्ति मदनिका समिलकः। भवन्तः पात्रपरिचयविषये यदि जानन्ति तत्र पठितवान् मदयन्तिका सर्वलिकः उभयोः प्रेमवर्णनं तत्र वर्तते। मदनिका वसन्तसेनायाः सखी दासीरूपेण एव वर्तते। सर्वलिकः ब्राह्मणः अस्ति किञ्चित् चोरकार्यं सः कृतवान्। तथा च मदनिका सह प्रीतिः अपि अनुरागः अपि तत् भवति। पञ्चमाङ्कस्य नाम अस्ति दुर्दिन। दुर्दिन नाम अस्ति पञ्चमाङ्कस्य। तथा षष्ठमाङ्कस्य नाम वर्तते प्रवहणविपर्ययः। प्रवहणविपर्ययः षष्ठमाङ्कस्य नाम। सप्तमाङ्क आर्यक अपहरण। सप्तमाङ्के यः नृपः वर्तते पालकनृपः तस्य शालकः नामक एकः पात्रः वर्तते। सः आर्यकस्य अपहरणं कृतवान्। एतदर्थं तस्य अङ्कस्य नाम आर्यक अपहरण इति अभवत्। अष्टमाङ्के वसन्तसेना मर्दन। अष्टमाङ्कस्य नाम वर्तते वसन्तसेना मर्दन। तथा नवमाङ्कस्य नाम वर्तते व्यवहार। दशमाङ्कस्य नाम वर्तते संहार। यदा यत् उपसंहार इति भवति तत्सदृशी एव संहार इति नाम अत्र कृतवान् वर्तते। अत्र कवि दशमाङ्केषु विभक्ता कथा या वर्तते तस्य कथावस्तु किमस्ति तस्मिन् विषये अहं हिन्द्यां वदामि। कथावस्तु संक्षिप्तरूपेण। वृक्षकटिकं संस्कृतसाहित्यस्य प्रख्यातप्रकरणम् अस्ति। वृक्षकटिक संस्कृत साहित्य का प्रख्यात प्रकरण है। अस्य रचना महाकवि सूत्रकार 10 अंकेषु कृता और इसकी जो रचना है महाकवि ने 10 अंकों में की है। अस्य प्रथमाङ्कस्य नाम अलङ्कारन्यासः। तस्य संक्षिप्तकथावस्तु अस्ति
तस्य वसंत सेना उज्जैन की जो सुप्रसिद्ध गणिका जो है वसंत सेना को राजा शकार येन केन प्रकारेण जिस प्रकार से उसको आया अपने प्रेम पास में फंसाना चाहता था। किसको? जो नायिका थी वसंत सेना जो गणिका है, तो उस गणिका को जो राजा का साला है जिसका नाम है शकार, वो किसी भी प्रकार से उसको अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता था। वह अंधकार में उसका पीछा करता रहा और भागते हुए वसंत सेना जो है वो चारुदत्त के निवास के पास पहुंच गई। शकार के मूर्खतापूर्ण कथन से वसंत सेना को यह ज्ञात हुआ कि वह अपने प्रेमी चारुदत्त के भवन के पास है। वह उसी भवन में प्रविष्ट हो गई। विदूषक के कसकर झड़क देने से शकार बाहर रह गया और जो विदूषक था उसने जैसे ही दरवाजे को झड़का एकदम से बंद करने के लिए, तो जो शकार था वो बाहर ही रह गया। चारुदत्त से वार्तालाप के पश्चात वसंत सेना अपने आभूषण उसी को दे करके न्यास के रूप में रख जाती है। तो इसीलिए इस जो अंक है इसका नाम पड़ा अलंकार न्यास, क्योंकि उसने अपने आभूषणों को न्यास अर्थात उसके पास सुरक्षित गिरवी रखने के लिए उसके पास संभाल कर रखने को उसको सौंप दिए चारुदत्त को कि इन आभूषणों को तुम संभाल कर रख लेना, और इसीलिए इसका नाम पड़ा अलंकार न्यास। द्वितीय अंक में द्युतकर संवाहक नामक अंक है। इसमें प्रारंभ में दो घटनाएं घटित हुई। नायक चारुदत्त की सेवा में सदैव संलग्न रहने वाला जो संवाहक वो परिस्थितिवश पक्का जुआरी बन गया और जुए में प्रचुर धन हार जाने के पश्चात वह भागकर वसंत सेना के घर पहुंचता है। जुए में वसंत सेना अपने प्रेमी चारुदत्त के सेवक को अपना हस्ताभरण देकर जुए से ऋण से मुक्त करा देती है, क्योंकि जो चारुदत्त का सेवक जो था सदैव सेवा में संलग्न संवाहक जो था वो जुआरी बन गया और जुआरी बनने के बाद उसके बाद जितना भी धन था सभी धन उसने लुटा दिया। और अब जब वो लोग उसके पीछे पड़ गए, ऋणी लोग पीछे पड़ गए, तो उनसे बचा अपने आप को बचा करके वसंत सेना के पास पहुंच गया। वसंत सेना ने सोचा कि ये मेरे मित्र का मेरे जो प्रेमी है उसका मित्र है, सेवक है, इसलिए उसने अपना जो हस्ताभरण हस्त का जो आभूषण है वो निकाल करके उसको दे दिया। संवाहक बहुत भिक्षुक बन जाता है। संयोग से उसी दिन प्रातःकाल वसंत सेना का कुंट मोडक गज मार्ग में आने वाले किसी भिक्षुक को कुचलना चाहता है, परंतु उसका सेवक कर्णपूरक उसकी रक्षा कर लेता है। कर्णपूरक की इस बहादुर से प्रसन्न चारुदत्त उसे अपना बहुमूल्य दुशाला पुरस्कार स्वरूप प्रदान करता है, जिसे वह अपने पराक्रम का वृत्तांत सुनाते हुए वसंत सेना को समर्पित कर देता है। अपने प्रेमी का दुशाला पाकर वसंत सेना अपने प्रासाद के सर्वोच्च छत पर पहुंच जाती है। यहीं पर इस अंक की समाप्ति होती है। तो इसमें द्युतकर संवाहक इसलिए नाम रखा क्योंकि जो संवाहक था वो जुए में हार जाता है और ऋणी लोगों से छुड़ाने के लिए वसंत सेना उसको अपना आभूषण देती है, जिसके द्वारा वो बचता है। उसके बाद में वो बौद्ध भिक्षुक बन जाता है। दूसरी कहानी से होता है कि जो कर्णपूरक है वसंत सेना के हाथी की रक्षा करने वाला जो कर्णपूरक है, उससे प्रसन्न हुए चारुदत्त ने उसे दुशाला दे दी और उसे दुशाला के द्वारा वो दुशाला उसने अपने जो महारानी है जो उनको दे दिया वसंत सेना को। और वसंत सेना जो है अपने प्रेमी की दुशाला को पाकर के प्रसन्न हो गई। तृतीय अंक का नाम है संधि विच्छेद। इस अंक में सर्विलक जो है वसंत सेना की दासी मदनिका जो है और प्रेमिका जो मदनिका है उसे सेवा कार्य से मुक्ति दिलाना चाहता था। जो संधि विच्छेद का मतलब क्या है, यहाँ पर सर्विलक जो है वो वसंत सेना की दासी रूप में जो है अपनी प्रेमिका मदनिका उस मदनिका को वहां से सेवा कार्य से मुक्त कराना चाहता था। कठिनाई
यह होती है कि यह थी कि मदनिका की मुक्ति के लिए वसंत सेना को ज़्यादा धन देना पड़ता। क्यों? वसंत सेना को कुछ दिए बिना संभव नहीं था कि उसको छुड़ा ले वहाँ से। ये विचार करके ब्राह्मण होते हुए सर्वलग ने चारुदत्त के घर में संग लगाकर सेंध लगा करके सेंध अर्थात चोरी के लिए वहाँ पर विचार बना करके वसंत सेना के जो आभूषण थे वो वहाँ से चुरा लिए। सर्वलग ने अपनी प्रेमिका मदनिका को बचाने के लिए चारुदत्त के घर जाकर के आभूषणों की चोरी कर ली और उन आभूषणों को अपने प्रेयसी मदनिका को मुक्त कराना मदनिका को और उन आभूषणों से अपनी प्रेमिका मदनिका को मुक्त कराना चाहता था। दूसरी ओर चारुदत्त की पत्नी जो धुता है उसने अपने पति को अपयश से बचाने के लिए अपनी बहुमूल्य रत्नमाला विदूषक को इसलिए दे दी थी कि उससे वसंत सेना के स्वर्ण भांड के बदले उसके घर पहुंचा दे। देखिए, एक तरफ तो क्या हुआ कि चारुदत्त के घर में वसंत सेना के आभूषणों की चोरी हो गई और वो कर ली सर्वलग ने। दूसरी ओर वसंत सेना के कोई अपनी वस्तु चारुदत्त के यहाँ रख के गई और अगर चारुदत्त कह दे कि वो चोरी हो गई तो वसंत सेना उस पर मिथ्या आरोप लगा सकती थी। ऐसा चारुदत्त की पत्नी को लगा, धुता जो थी उसे ऐसा लगा कि अपयश से बचने के कारण उसने जो अपना रत्नों की जो माला थी उस रत्न हार को विदूषक के साथ पहुंचा दिया कि ये जाकर के वसंत सेना को दे देना कि जो तुम्हारे स्वर्ण भांड थे, स्वर्ण के आभूषण थे, उनके बदले तुम ये रत्नों की माला रख लो। चारुदत्त उस रत्नमाला को विदूषक वसंत सेना के घर भिजवा देता है और वर्तमान के सेंध बंद करने के लिए आदेश देता है। यहीं पर अंक की समाप्ति होती है, अर्थात वसंत सेना के लिए वो विदूषक को रत्नमाला लेकर के जाता है। चौथे अंक में क्या होता है? मदनिका सर्वलग नामक जो अंक है, इसमें चारुदत्त के घर से जो चुराए आभूषण है सर्वलग के द्वारा वो वसंत सेना के घर पहुंचते हैं। सर्वलग जो है आभूषणों को लेकर वसंत सेना के घर पहुंचता है। वह मदनिका से मिलकर अलंकार संबंधी चोरी की पूरी कहानी उसे सुनाता है। मदनिका वसंत सेना को अलंकारों को पहचान लेती है और सर्वलग से कहती है कि वह स्वयं उन आभूषणों को वसंत सेना को दे आए, क्योंकि मदनिका उसकी दासी है तो वो तो पहचान गई। तो उसने सर्वलग को कहा कि तुम स्वयं जाकर के यह आभूषण वसंत सेना को दे आओ। सर्वलग स्वयं को चारुदत्त का व्यक्ति बताते हुए वैसा ही करता है। वसंत सेना मदनिका को सर्वलग की वधू बनाकर गाड़ी में बैठाकर विदा कर देती है। इधर विदूषक चारुदत्त के द्वारा जो भेजी गई रत्नमाला है उसे लेकर के वसंत सेना को सौंप देता है। वसंत सेना रत्नावली को लेकर विदूषक के द्वारा चारुदत्त को संदेश भिजवाती है कि वह सायंकाल उससे मिलने आएगी। इस अंक में विदूषक वसंत सेना के भव्य भवन के प्रकोष्ठों का अवलोकन करके उनकी प्रशंसा करता है और यहीं पर उस अंक की समाप्ति होती है। विदूषक के द्वारा जो वसंत सेना उसके भवन का अवलोकन करना भी इस अंक में बताया गया है। पंचम अंक जो है उसका नाम है दुर्दिन। दुर्दिन में क्या है कि वस्तुतः उस दिन बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही थी। वर्षा का विस्तृत वर्णन किया गया है। चारुदत्त वसंत सेना से मिलने पर हार्दिक स्वागत करता है। विदूषक से वसंत सेना के आगमन का कारण पूछे जाने पर चेटी कहती है कि हमारी मालकिन यह पूछ रही है कि रत्नावली का मूल्य क्या है। तो वे उसे अपनी समझकर जुए में हार गई है, क्योंकि जो वसंत सेना है वो उसने अपनी चीटी के द्वारा इस बात कर रही है कि वो जो रत्नमाला जो तुमने दी है वो वह जुए में हार गई। उसके बदले यह स्वर्ण भांड देने को समुद्यत है। चारुदत्त और विदूषक ही उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चीटी स्वर्ण भांड की प्राप्ति का संपूर्ण वृत्तांत विदूषक के कान में कह देती है। विदूषक चारुदत्त से सब कुछ बताकर लौटना चाहता है। चारुदत्त और वसंत सेना साथ साथ घर की ओर जाते हैं। वसंत सेना वहीं पर रात्रि व्यतीत करती है और यहीं पर
पंचम अंक समाप्त हो जाता है। षष्ठम अंक जिसका नाम है प्रवहन विपर्य। इसमें प्रारंभ में चेटी वसंत सेना को जगाते हुए कहती है कि आर्य चारुदत्त पुष्पकरंडक जीर्णोद्यान में गए हुए हैं और ये कहे गए हैं कि गाड़ी तैयार करके वसंत सेना को भी उद्यान की ओर ले आना। यह सुनकर वसंत सेना बहुत ही प्रसन्न होती है। रदनिका चारुदत्त के पुत्र को खेलने के लिए मिट्टी की गाड़ी देती है। रदनिका जो है चारुदत्त की दासी है, तो वो उस पुत्र को खेलने के लिए गाड़ी देती है, परंतु वह उसे लेने से मना कर देता है और सोने की गाड़ी के लिए मचलता है। यही जो अंक है, इस अंक की इस घटना के कारण ही इस प्रकरण का नाम जो है मृक्ष कटिकम पड़ा, क्योंकि मिट्टी की गाड़ी अर्थात मृक्ष कटिका, मृक्ष अर्थात मिट्टी की, कटिका अर्थात गाड़ी। वो यहाँ पर इस रोहसेन का ही जो प्रकरण है, रोहसेन का जो वर्णन है उसके द्वारा ही कि बच्चा विलाप कर रहा है, रतनिका उसे खेलने के लिए गाड़ी दे रही है, मिट्टी की गाड़ी, लेकिन वो विलाप कर रहा नहीं, मुझे तो सोने की गाड़ी चाहिए। तो परंतु वह उसे लेने से मना कर दिया, सोने की गाड़ी चाहता है। गाड़ी न मिलने पर रोने लगता है। वसंत सेना बच्चे को सोने की गाड़ी बनवाने के लिए अपने आभूषण दे देती है। इतने में ही चारुदत्त का जेठ वर्तमानक वसंत सेना को ले जाने के लिए गाड़ी लाता है। उसका बिछावना लाने के लिए घर की ओर चला जाता है, तो उसमें जो गाड़ी है उसको बिछाने के लिए अंदर चला जाता है। उसी समय संयोग से जो शकार है उसका जेठ स्थावरक शकार की गाड़ी को लेकर पुष्पकरंडक उद्यान जाते हुए मार्ग में गाड़ियों की भीड़ के कारण चारुदत्त की वाटिका के पक्ष द्वार जो है, पक्ष द्वार मतलब जो दूसरा द्वार है, उस पर अपनी गाड़ी को रोक देता है। उसका जो मुख्य द्वार है उस पर अपनी गाड़ी को रोक देता है और दूसरी गाड़ी में फंसे हुए पहिए को निकालने की सहायता हेतु चला जाता है। बीच में जो वसंत सेना है उसे लगता है कि जो गाड़ी चारुदत्त ने भेजी है, वसंत सेना द्वार पर आती है और शकार की गाड़ी को चारुदत्त की गाड़ी समझकर उसमें बैठ जाती है। स्थावर गाड़ी को लेकर के आगे चल देता है। राजा पालिक किसी सिद्ध पुरुष की भविष्यवाणी से उसे विश्वास होता है कि जो गोपालक है आर्य को कारागार में डाल देता है, क्योंकि आर्य के द्वारा से पता चलता है कि ये आर्य जो है राजा पालक को मार करके स्वयं राजा बनेगा, ऐसी वहाँ बात भविष्यवाणी होती है। इसलिए कारागार से भाग करके आर्य जो है वो चारुदत्त की गाड़ी में बैठ जाता है, क्योंकि जो आर्य को बंदी बना रखा है वो वहाँ से भाग करके आता है और जो चारुदत्त ने वसंत सेना के लिए गाड़ी तैयार कर रखी है उस गाड़ी में बैठ जाता है। इस समय संयोग से स्थावर गाड़ी को लेकर के आगे बढ़ जाता है। इधर अब उसके हाथ की जो बेड़ियां हैं, जो आर्य में बैठा उसके हाथ की बेड़ियों की जो आवाज हुई वो झंझनाट को वसंत सेना के आभूषणों की ध्वनि समझकर वर्तमानक जो है वो गाड़ी को चला देता है। मार्ग में तो राज कर्मचारी गाड़ी देखने के लिए कहते हैं, जिनमें एक चंदनक नामक सिपाही आर्य को देखकर उसकी रक्षा का वचन करता है। जो राजा के 2 सिपाही हैं उनमें से एक सिपाही जो है वो किसी भी प्रकार से आर्य को बचाना चाहते थे और उन्हें बचाने के लिए चंदनक नाम का जो सिपाही है उसने आर्य को वचन दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और एक साथी से झगड़ा कर देता है। चंदनक आर्य को तलवार देता है और आर्य को वहां से भाग जाता है। 7वें अंक में आर्य का अपहरण नामक जो अंक है उसमें चारुदत्त वसंत सेना विदूषक चारुदत्त और विदूषक वसंत सेना को लेकर आने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गाड़ी वहां पहुंच जाती है। विदूषक जैसे ही गाड़ी का पर्दा हटाकर भीतर देखता है तो उसमें एक पुरुष बैठा है और वो पुरुष चिल्लाने लगता है। आश्चर्यचकित चारुदत्त वहां स्वयं आकर देखता है और गाड़ी में बैठे हुए आर्य को चारुदत्त अपनी शरण देता है। चारुदत्त से अवैधान ही नहीं
अपितु उसके बंधन को कटवा करके विदा कर देता है। चारुदत्त और विदूषक राजभय के कारण शीघ्र ही वहां से चले जाते हैं, क्योंकि जिस राज में रह रहे हैं और वहां के राजा के द्वारा जो बंदी बनाया गया है उसे छुड़ाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो लोग वहां से शीघ्र ही चले जाते हैं। अब अंक है 8वां अंक, वसंत सेना मर्दन नामक। इसमें प्रारंभ में चीवर हाथ में लिए हुए भिक्षु को देख करके सकार जब उसे अपराधी समझकर मारता है तो विट उसे बचा लेता है। भिक्षु की स्तुति करते हुए अपने प्राणों को बचा करके वहां से भाग जाता है। पुनः सकार जब गाड़ी में वसंत सेना को देखता है तो वह भय खाकर पीछे हट जाता है। सकार वसंत सेना से प्रणय प्रार्थना करती है, उससे अपने बचाव की प्रार्थना करती है, परंतु वसंत सेना उसकी प्रार्थना को ठुकरा देती है। जो सकार जो है वो उससे प्रणय प्रार्थना कर रहा है कि तुम किसी प्रकार से मुझसे प्रेम करो, मुझसे विवाह करो, लेकिन वो ठुकरा देती है। तो इससे क्रुद्ध होकर के सकार जो है वसंत सेना का गला घोट देता है। वसंत सेना मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर जाती है और सकार समझ लेता है कि वो मर गई। विट से ये दृश्य देखा नहीं गया तो वह सकार का साथ छोड़ करके सर्विलक आदि से मिलने के लिए चला गया। सकार वसंत सेना के शरीर को पत्तों से ढक देता है कि जिससे कि किसी को पता ना चले कि यहाँ पर वसंत सेना है, और शीघ्र ही चारुदत्त के विरुद्ध हत्या का मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय पहुंचता है। जो वसंत सेना को मारने का कार्य किया यहाँ सकार ने, और उसका जो आरोप है वो डाल दिया चारुदत्त के ऊपर। उधर भिक्षुपना जो संवाहक है वो वसंत सेना को जीवित जानकर समीपस्थ बिहार में ले जाता है, उसकी रक्षा करता है और उसका उपचार भी करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम इसके आगे का जो कथा वस्तु है